Today I am going to start civics chapter number 1 power sharing revision work। तो पावर शेयरिंग हम लोग डिटेल्स में पढ़ ही लिए थे, अब इसका रिवीजन करेंगे एट ए ग्लांस। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and power among different organs and levels of government. It is a strategy for resolving disputes over exercising of power. It is a powerful approach to unite the diversities by making them party to decision making process. तो पावर शेयरिंग जैसा कि नाम से ही विदित है, सत्ता को बांटना। सत्ता कहने का मतलब है शासन शक्तियों को विभिन्न भागों में बांटना, इसे पावर शेयरिंग कहा जाता है। और पावर शेयरिंग एक ऐसी शक्ति का जिम्मेवारी है जो सरकार के विभिन्न अंगों में डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द लेवल में बांटा जाता है। सत्ता की भागीदारी अलग अलग भागों में, अलग अलग अंगों में की जाती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसे प्लानिंग है जिससे विवादों को दूर किया जा सकता है। अगर सत्ता को हर एक अंगों में बांटा जाए तो विवाद खड़े नहीं होते, सवाल खड़े नहीं होते, यानी सत्ता की भागीदारी हर एक अंगों में दी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी भागीदारी दी जाती है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए, जो देश में विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको भी एक करने के लिए ये एक डिसीशन मेकिंग प्रोसेस है जो कि निहायत ज़रूरी है। और भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सत्ता की भागीदारी तो निश्चित रूप से ये आवश्यक है। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग इसे कहते हैं, सत्ता की भागीदारी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सत्ता की भागीदारी की गई है, और इसके लिए सबसे पहले हम केस स्टडी की ओर ध्यान दें। तो हम सबसे पहले श्रीलंका की ओर चलते हैं। श्रीलंका एक ऐसा टापू वाला देश है जहां विभिन्नताएं हैं, लेकिन अब सबसे पहले वहां देखेंगे श्रीलंका में एथनिक ग्रुप किस तरह से बटे हुए थे, कौन कौन कबीलों में और अलग अलग भागों में बटे हुए थे। तो श्रीलंका में सिन्हलाज जो कि मेजॉरिटी में थे, बहुलवादी में थे, बहुसंख्यक थे, जिनकी संख्या 74% थी, यानी कुल आबादी का 74% सिन्हलाज जाति श्रीलंका में रहते हैं। और ये श्रीलंका जो सिन्हलाज हैं वो धर्म से बुद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियन हैं। इनकी संख्या देश में सबसे अधिक है। 18% तमिल हैं वहाँ, इंडियन तमिल्स 5% है और नेटिव तमिल्स 13% है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि ये इंडियन तमिल्स की जहाँ तक बात आती है, वो इंडियन माइग्रेटेड भारत के तमिलनाडु राज्य से बहुत पहले श्रीलंका में काम के सिलसिले में कुछ मज़दूर गए थे और वो वहीं के हो गए। ये सारे इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। इनकी संख्या 5% है। और श्रीलंका के जो मूल तमिल हैं उनकी संख्या 13% है। अदर 7% है, उनमें क्रिश्चियन भी हैं, तमिल भी हैं और सिन्हलाज भी हैं। तमिलों में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो ये एथनिक ग्रुप रहा हमारा श्रीलंका का। अब हम दूसरे देश, एक और केस स्टडी है बेल्जियम की। तो बेल्जियम में देखते हैं
यहाँ दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे, एक डच स्पीकिंग, दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग। ये दो क्षेत्र है बेल्जियम का, एक क्षेत्र को फ्लेमिश रीजन कहते हैं, दूसरे को वलोनिया रीजन कहते हैं। फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग के लोग होते हैं और वलोनिया रीजन में 40% जिनकी भाषा फ्रांस है या फ्रेंच है। बाकी मिक्स्ड है। राजधानी ब्रुसेल्स है और 1% वहाँ जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में वहाँ स्थिति अलग है। वहाँ सबसे ज़्यादा 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 80% हैं और डच भाषा बोलने वाले 20% हैं। तो अब हम इन दोनों देशों के तुलनात्मक अध्ययन से ये पता चलता है कि श्रीलंका में किस तरह से पावर का शेयरिंग किया गया था। तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म है, यानी बहुलवादी है, जिनकी संख्या सबसे अधिक है उनकी वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये लोग श्रीलंका में जो सिनलास कम्युनिटी लोग हैं वो सुपरमैसी वहाँ कायम किए हुए थे। सबसे ज़्यादा इनका उनके देश में सबसे ज़्यादा वर्चस्व इन्हीं का था, इन्हीं का बोलबाला था। यही सिमला जाति इस पूरे देश को डोमिनेट करते थे और श्रीलंका में इन्हीं की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना गया था, सिनलाज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और वहाँ पर जितने भी सरकारी योजनाएं थी, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे, फैसिलिटी थी, प्रिविलेजेस थी, वो सब सिनला कम्युनिटीज़ को दिया गया था। प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिनलाज एप्लीकेंट्स, और वहाँ जो मेजॉरिटी के लोग थे बहुलवादी थे, जिनका धर्म से बुद्धिस्ट थे, यानी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। पावर शेयरिंग बेल्जियम में किस तरह से किया गया, तो ये बेल्जियन मॉडल कहलाता है। वहाँ के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया 1970 से 1993 में। तो पावर का शेयरिंग वहाँ भी अलग ढंग से की गई। ये पावर का शेयरिंग वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर सत्ता में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का कन्फ्लिक्शन ना हो, सारे लोग संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन का काम किया गया, यानी सभी को शासन में उत्तरदायी और भागीदारी दी गई। बोथ डच एंड फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा वालों को समान रूप से प्रतिनिधित्व का मौका मिला। पावर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी समान रूप से भागीदारी मिली। ब्रुसेल्स टू हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ कम्युनिटीज़, और राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग से सरकार की गठन हुई जिसमें फ्रेंच और डच दोनों भाषा को समान प्रतिनिधित्व मिला। और वहाँ एक तीसरी गवर्नमेंट बनी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। और हमारे देश में, भारत में भी तीसरे दर्जे की सरकार या शासन व्यवस्था स्थापित है, जिसे हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। और ये बात बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि पावर का शेयरिंग किस तरह से किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये किस तरह का पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी इज कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी there are a variety of methods in which power is shared. These methods are enumerated below. तो सबसे पहले देखेंगे पावर शेयरिंग के अनेक रूप हैं
उसमें सबसे पहला आता है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल दैट मीन्स आप देखेंगे एक सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों अंगों में पावर का शेयरिंग इस प्रकार से किया गया है ताकि कोई भी अंग अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर सके। When power is shared among the various organs at the same level, that is legislature, executive and judiciary, it is known as a horizontal form of power sharing. एक सेम लेवल में पावर का शेयरिंग जहाँ किया जाता है उसको हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ensure that none of the organs of the government gets unlimited power. Each organ keeps a check on the others. जैसा कि हमने पहले बताया कि कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग ना करे, अनलिमिटेड पावर यूज ना करें, एक अंग दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस को समायोजन कर सके। तो इस तरह से दूसरा इस पावर शेयरिंग का दूसरा रूप होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नाम से ही विदित है, वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे। When power is shared among the highest and lowest authority of the government at different level, it is known as a vertical form of power sharing. जब सत्ता ऊपर से नीचे तक भागीदारी की जाती है, यानी ऊपर से नीचे तक के सरकार के अंगों में बांटा जाता है, तो इस व्यवस्था को वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। और इस सिस्टम में पावर जो है वो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर की जाती है। वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो अपना पावर शेयर स्टेट गवर्नमेंट को करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को रीजनल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को करती है। आखिरी टॉपिक्स है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों ऐच्छिक है, क्यों वांछनीय है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन को समझने के लिए पहले देखेंगे कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर वेरियस कॉन्क्रीट रीजन। 2 sets of reasons have been listed out which favor power sharing in 2 different manners like prudential region and moral region. तो पहले देखेंगे prudential region में। According to prudential region, power sharing accommodates social diversity, hence help in the reducing the possibility of conflict between the social group. Power sharing in another way ensure the political stability through the competition among the various political parties. Number C, besides power sharing is also desirable to the promotion of national unity and integrity, integrity. तो प्रूडेंशियल रीजन के अनुसार पावर शेयरिंग, पावर का शेयरिंग करने से सोशल डाइवर्सिटी, जो समाज में जो विभिन्नताएं हैं उसको एक किया जाता है और यहाँ जो शासन में उठने वाले विवादों को समाप्त करने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर बहुत कम संभावना होती है कि किसी तरह का विवाद उठे अगर पावर का शेयरिंग किया जाए तो। पावर का शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी किया जाता है, राजनीतिक स्थिरता के लिए की जाती है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों में स्टेबिलिटी आई, इसलिए भी पावर का शेयरिंग किया जाता है। उसके अलावे पावर का शेयरिंग इसलिए भी डिज़ायरेबल है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो इस तरह से पावर का शेयरिंग करना आवश्यक है। यह है प्रूडेंशियल रीज़न में। दूसरा है मॉरल रीज़न में, यानी नैतिक कारण से भी पावर का शेयरिंग करना डिज़ायरेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस रीजन, मॉरल रीजन इज़ अ वेरी डीपर रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल टू प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी सत्ता की भागीदारी
सरकार को जवाबदेह, जिम्मेवार और बहुत ही भरोसेमंद सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। जनता ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि सत्ता की भागीदारी से सरकार जो है वो जवाबदेह होगी, जिम्मेवार होगी और सरकार पर लोगों को भरोसा होगी। दूसरा बात है, इट इम्प्लाइज मैक्सिमम पॉपुलर पार्टिसिपेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर so that people would be consulted on how they are to be governed. इसके साथ साथ पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, जनता को, राजनीतिक दलों को सत्ता में भागीदारी करने का पूरा मौका मिलता है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण होता है, जिससे सत्ता हर एक समाज के सबसे आखिरी लोगों तक पहुंच सके, शासन की भागीदारी वहां तक पहुंच सके ताकि लोग ये भी जानें कि शासन कैसे होती है, कैसे किया जाता है। It implies maximum popular participation through the decentralization of power so that the people to be consulted how they are to be governed. In this way, both the sets of regions signify the importance of power sharing in the forms of community government, reserved constituencies and decentralization of powers. इस तरह से दोनों कारणों से ये स्पष्ट है, इसके परिणाम हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पावर शेयरिंग करने से जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिसेंट्रलाइजेशन पावर का होता है। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग ये समाप्त हो जाता है। पूरा रिवीजन वर्क जो हम लोग पहले इसका डिटेल पढ़े थे, आज पूरा रिवीजन हमने कर दिया। तो क्लास 10 के बच्चों को हिस्ट्री एंड सिविक्स की पूरी तैयारी होनी चाहिए। रिवीजन वर्क भी समाप्त हो गया। अब तुम डीपली स्टडीज़ में लग जाओ और ये इस तरह से स्टडी होना चाहिए ताकि कोई सवाल ना छूटे। एंड टिल देन, थैंक यू।